Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class हम लोगों ने सर recent topic माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर theory of supply क्या किया स्टार्ट किया एंड कुछ नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स जो आप लोगों के डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट था वो पॉइंट्स आप ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं क्लियर बट नाउ कोशिश है आज जितना भी टॉपिक आप लोगों का है कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी सारा कंटेंट क्लियर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बेसिक लेक्चर था वो लास्ट क्लास के अंदर हम क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं क्लियर सो इन द प्रीवियस क्लास अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि सर सप्लाई का मतलब क्या है सप्लाई मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट प्राइसेस पे एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सेल करने को रेडी है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई क्लियर क्योंकि यहाँ पे दो तरह के वर्ड आप लोगों ने यूज किए सर एक होता है जी आपका स्टॉक एंड सेकंड वर्ड मोस्टली यूज होता है यहाँ पे क्या सप्लाई तो बेसिकली स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंस क्लियर किया सर स्टॉक मींस द अवेलेबल अमाउंट जितनी भी आपके पास गुड्स या कमोडिटीज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट क्लियर बट उस स्टॉक में से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवन प्राइस पे हम लोग कितनी क्वांटिटी बेचने को रेडी हैं दैट मींस विलिंग टू सेल रेडी टू सेल जहां पे हम वर्ड यूज करते हैं दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सप्लाई क्लियर अब लेट इट बी ऐसे तो स्टॉक में मेरे पास कितनी गुड्स पड़ी हैं सर 500 गुड्स पड़ी हैं बट मैं बेचने को रेडी नहीं हूं तो मेरी ओर से जीरो सप्लाई है इवन मेरे स्टॉक में कितनी थी 500 बट आउट ऑफ दैट 500 अगर सामने वाला पर्सन उन गुड्स का प्राइस मुझे क्या करेगा अच्छा पे आउट करेगा तो मैंने क्या कहा सर अगर आप मुझे जो भी मेरा मान लीजिए वैल्यू का रेट है कि अगर मुझे 50 रुपीज के हिसाब से कोई ऑफर करेगा तो मैं अपने 300 यूनिट्स बेचने को रेडी हूं मतलब आउट ऑफ माय टोटल स्टॉक टोटल 500 में से एक गिवन प्राइस पे 50 पे हम लोग अपनी 300 यूनिट्स की क्वांटिटी सेल करने को क्या है रेडी है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई क्लियर तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया कि सप्लाई का नॉर्मली मतलब क्या है सर quantity दैट क्वांटिटी विच I am ready to sell at a given price and at a particular point of time. क्लियर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गिवन प्राइस पे हम लोग कितनी क्वांटिटी सेल करने को रेडी हैं दैट इज सप्लाई फ्रॉम माय साइड अगर आप बात करते हो सप्लाई स्केड्यूल की स्केड्यूल सर अपने आप में जस्ट एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है क्लियर एक नॉर्मली टेबल है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज कितनी सेल करने को रेडी हैं दैट टेबल इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लाई स्केड्यूल वो दो तरह का रीड आउट किया एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा कौन सा होता है मार्केट क्लियर इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल जो है वो बाय सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल फर्म इन द मार्केट क्लियर कि एक प्रोड्यूसर की ओर से एक सेलर की ओर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी वो सेल करने को रेडी हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बट वही अगर आप बात करते हो मार्केट की मार्केट में सर सिंगल सेलर ही नहीं ऑल द सेलर्स इन द मार्केट ऑल द फर्म्स इन द मार्केट के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी वो सेल करने को रेडी है अलग अलग प्राइसेस पे दैट इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल देन हम लोगों ने यहाँ पे सर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए ये कर्व्स ड्रॉ करने के बाद कि सर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज ऑल अबाउट सप्लाई फंक्शन कि सर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कौन से हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन है कि ये सप्लाई डिसाइड कौन करेगा कि हम लोग सप्लाई करें या ना करें सर ये कुछ फैक्टर्स हैं क्लियर जिनमें से नंबर वन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है दैट इज ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का मेरी ही कमोडिटी का प्राइस क्या मिलेगा अच्छा मिलेगा तो मेरी ओर से मैक्सिमम सप्लाई उसकी की जाएगी बट अगर सर डे बाय डे प्राइसेस आपकी कमोडिटी के प्राइसेस क्या करते जाएंगे डाउन करते जाएंगे तो मेरी ओर से भी गुड्स की जो सप्लाई है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी क्लियर तो मतलब मेरे साथ कौन सा रिलेशन है पॉजिटिव क्लियर कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी अरे सर प्रोड्यूसर के पॉइंट से सोचो ना
सप्लाई है कंज्यूमर के पॉइंट से नहीं, प्रोड्यूसर के पॉइंट से। और प्रोड्यूसर तब तक गुड्स की क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तब तक वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा जब तक उसको उसका प्राइस क्या मिल रहा है, अच्छा, मतलब जब तक वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, तब तक वो अपनी गुड्स की क्या करेगा, सप्लाई करेगा ही करेगा कि सर मैं बेचने को रेडी हूं। वैसे भी ये प्रोडक्शन जो हम लोगों ने करी है ये किस पर्पज के लिए करी है, बेचने के लिए। हाँ, बट प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा था तो मैंने सप्लाई क्या कर दी थी, कम कर दी थी। आज अगर मार्केट में प्राइस आपकी कमोडिटी का दोबारा फिर क्या कर गया, रेज कर गया, फिर तो मैं बेचने को रेडी हूं सर। अब जितने भी आप देखते हो मार्केट सिचुएशंस में, ये सारा का सारा जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, ये डिमांड सप्लाई का खेल है सर, और कुछ नहीं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई उस चीज की क्या होती है, कम होती है, तो मार्केट में रेट उस चीज के बढ़ने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट किसी थिंग की, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस वहां पे क्या होंगे सर, डाउन जाएंगे जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सर ओवर हुए पड़े हैं। जो पहले माल बनाया गया वो तो आपका सेल नहीं हो रहा, तो उसको बेचने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने प्राइसेस डाउन करने पड़ेंगे। जैसे कल आई थिंक सो लास्ट एग्जांपल्स में बात कर रहे थे कि जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स की जो सेल निकलती है, वो सेल कब निकलती है, मोस्टली डिस्काउंट्स के टाइम पे ज्यादा सेल निकलती है। क्लियर, क्योंकि उनको पता है कि फ्रेश में जितना जोर लगना था वो लग चुका, जिसने खरीदना था वो खरीद चुका। अब मैक्सिमम जो सेल निकलेगी वो किस पे निकलेगी, डिस्काउंट्स में निकलेगी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। एंड ऐसे ही नंबर टू आपके पास कौन सा है, प्राइस ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड गुड्स। क्लियर, कि रिलेटेड गुड्स, अच्छा व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड गुड्स, जो अपने कंपिटिटर्स हैं, क्लियर, जो हमारे साथ की रिलेटेड गुड्स हैं, मतलब जिसमें सबसे टॉप पे कौन आती है आप लोगों की, सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके गुड्स को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं, जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। ये पर्टिकुलर ऐसे अपने आप में थिंग्स हैं जो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे की डिमांड को, एक दूसरे की सप्लाई को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। क्लियर। तो यहां पे अगर लेट इट बी तुम चेंज करो या ना करो, अगर तुम्हारे सब्स्टिट्यूट गुड्स ने, तुम्हारे रिलेटेड गुड्स ने अपना प्राइस क्या करा, चेंज करा, तो सप्लाई में तो सर फिर भी क्या आएगा, फर्क आएगा। क्लियर, बट यहां पे कॉन्सेप्ट अलग है। मेरा, मेरे साथ मतलब मेरी गुड्स के साथ कौन सा रिलेशन था, पॉजिटिव। मेरा दूसरों के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। डिमांड में आपने क्या कहा था, मेरा मेरे साथ कौन सा है, इनवर्स, और दूसरों के साथ कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर। नंबर थ्री, अच्छा नंबर ऑफ फर्म्स, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगी एक इंडस्ट्री में, उतनी ज्यादा उन गुड्स की सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। एंड जितनी नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, कम होंगी, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की सप्लाई उतनी ही क्या होगी, मार्केट में कम होगी। क्लियर। गोल ऑफ द फर्म, इसके बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी कि सर कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स मींस जो लोग सोचते हैं कि अल्टीमेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा क्या है, गोल है। क्लियर। और कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ सेलर्स बिलीव करते हैं सेल मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कि प्रॉफिट तो दुनिया भर कमाते रहेंगे सर, सारा दिन काम ही करना है। क्लियर, बट मैक्सिमम सेल निकाल लो, टर्नओवर घुमाओ, जितनी ज्यादा सेल निकाल सकते हो, क्लियर, उतनी मार्केट में आप लोगों की क्या बनेगी सर, एक स्पेस बनेगी। क्लियर। और कुछ कहते हैं नहीं नहीं सर, हम तो प्रोडक्ट बेचेंगे तो किस पे बेचेंगे, प्रॉफिट पे ही बेचेंगे। वो तब तक गुड्स की सप्लाई नहीं करते जब तक अच्छा प्राइस उन लोगों को नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं सर, अरे दो पैसे कम भी बने ना तो भी अपना बेच दो, प्राइस आज क्या चल रहा है, नॉर्मल भी चल रहा है ना, तो भी सप्लाई पूरी रख, कोई चिंता ना कर। क्योंकि हम बिलीव करते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस हुई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हुई, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई, ये भी आपके बिजनेस की सप्लाई को, आपके गुड्स की सप्लाई को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। जैसे गवर्नमेंट जिस चीज को तो क्या करना चाहती है, जिसकी सप्लाई वो क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है, गवर्नमेंट उन गुड्स के ऊपर क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी। और जिस चीज को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, शॉर्ट सप्लाई में, लिमिटेड सप्लाई में करना चाहती है, तो उसके ऊपर क्या लगाती रहती है, हैवी टैक्सेशन। देखो सिंपल सी बात सर, एक प्रोड्यूसर तब तक अपने गुड्स की सप्लाई करेगा, तब तक अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा, जब तक उसका प्रोडक्ट उसको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। क्लियर। अगर उसका प्रोडक्ट उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो वो गुड्स की सप्लाई क्या कर देगा, धीरे 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 कम कर देगा। अब एक चीज बता, टैक्स लगना गुड्स को सस्ता करेगा या महंगा करेगा। अब अगर महंगा करेगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी क्या होगी, महंगी होगी।
अब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन मेरा उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सर मैं धीरे धीरे उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर। क्लियर। अब आपने कई बार ये भी देखा होगा, काफी सारे जो शॉपकीपर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो ज्यादातर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में बड़ा जोर लगाते हैं। सर उसको छोड़ो, ये ले जाओ, ये सबसे बढ़िया है, ये आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। क्यों? अपा कहते हैं जी ब्रांडेड गुड्स को अवॉइड करके वो नॉन ब्रांडेड गुड्स की क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो नॉन ब्रांडेड गुड्स के अंदर मार्जिन उसका क्या है, ज्यादा। ब्रांडेड गुड्स के अंदर शॉपकीपर का मार्जिन नहीं होता। ब्रांडेड गुड्स पे तो क्या मिलना है, फिक्स रेट मिलना है। 5% बचेगा, 8% बचेगा। बट जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होती हैं, उनके ऊपर तो सर मैक्सिमम उनका मार्जिन बचेगा ना। वो ज्यादातर सप्लाई किसकी रखेंगे, नॉन ब्रांडेड गुड्स की। किसको बेचो, जितना बेच सकते हो। क्यों? उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। समझ गए ना बात? ये सारी थिंग्स है। चलिए नेक्स्ट आगे, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, वैसे से कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया था, डिस्कस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, मैं दोनों को पैरेलली रिवाइज करवा रहा हूं साथ साथ। क्लियर? कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड आपने क्या कहा था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यही कहा। बट यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहे हो कि सर द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या गाइड करता है कि सर अदर थिंग्स रिमेनिंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड, जितनी भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, क्लियर, क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कि जैसे जैसे सर आपकी गुड्स का प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसकी सप्लाई भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? इसको डायरेक्ट वर्ड बोल दीजिए, या इसको वर्ड हम बोल सकते हैं सर पॉजिटिव। क्लियर? कि दोनों सर अपने आप में क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई क्या है सर? assumption तो आपने पहले क्या कहा था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या हैं, ये अदर थिंग्स और कुछ नहीं, मेरे सारे फैक्टर्स अदर देन, किसको छोड़ के, प्राइस को छोड़ के। क्लियर? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई के बीच में रिलेशन क्या फिक्स किया कि सर इनका रिलेशन क्या है जी, पॉजिटिव। क्लियर? ऐसे तो सर आपने ऊपर तकरीबन कितने पॉइंट्स डिस्कस करे, 7 पॉइंट्स डिस्कस करे। तो 7 में से प्राइस के साथ तो आपने क्लियर कर दिया, बाकी फैक्टर्स क्या उनका सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है क्या सर? इफेक्ट तो है। क्लियर? तो अल्टीमेटली सर ये लॉ ऑफ सप्लाई, इस लॉ को, इस पॉजिटिव रिलेशन को सिद्ध करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस यहाँ पे क्या करी थी, मार्क करी थी। क्लियर? एंड इन अजम्पशंस में से नंबर 1, हाँ जी प्लीज संचित पढ़ना, इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। There is no change in the price of factors of production. पहली बात सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। एक चीज बताओ, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे करेगी, तेरे प्रॉफिट के ऊपर। एक सिंपल बात बता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेगा, तो तेरी कॉस्ट भी क्या करेगी, इंक्रीज। और जितनी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, तेरे प्रॉफिट उतने क्या जाएंगे, डाउन। तो मैं सप्लाई भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कि सर मैं इस प्रोडक्ट को क्यों बेचूंगी, तो महंगा पड़ रहा है मुझे। कहता सर अगर लॉ ऑफ सप्लाई को आपने प्रूव करना है, तो इन सारे फैक्टर्स को, सिर्फ प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या अज्यूम करना होगा, कांस्टेंट अज्यूम करना होगा। कि अल्टीमेट सर मैं ये बात तब कह पाऊंगा कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, अगर ये सारे फैक्टर्स, अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने आप में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। पढ़िए जी। यस। There is no change in technique of production. ना तो कोई प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज है। देयर इज नो चेंज इन द, किसमें, गोल ऑफ द, गोल ऑफ द फर्म। आपने क्या पढ़ा सर, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है, अब लेट इट बी सर, अगर आपने गोल चेंज किया तो सप्लाई के ऊपर फर्क तो आएगा ही आएगा, फिर तो लॉ ऑफ सप्लाई आपका फेल है। मैं कह सर ध्यान दो, लॉ ऑफ सप्लाई का फर्स्ट वर्ड ही मैंने क्या लिखा था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यस, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। और गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटिंग टू द प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज, कि गवर्नमेंट का बिहेवियर भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? नोट पढ़िए जी। द लॉ ऑफ सप्लाई
assumes that all other determinants of supply of a commodity other than अदर देन किसको छोड़ के सर? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर बाकी सब फैक्टर्स हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। तब मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूं, बाय लॉ कह सकता हूं कि प्राइस एंड सप्लाई का कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी आपने वर्ड क्या बोला? प्राइस एंड सप्लाई, इनका रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? यही वर्ड यूज किया आपने। अच्छा, अगर मैं वर्ड आपसे पूछ रहा हूं कि सप्लाई एंड प्राइस का कौन सा रिलेशन है? सप्लाई एंड प्राइस का कौन सा रिलेशन है? बताइए जी। इनवर्स। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी है। ये बात नहीं डिपेंड करती, बात ये है फ्रंट पे कौन है सर। मेरे को प्रूव करता हूं इस बात को। क्लियर? इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा? इनवर्स। सुनिए कैसे सर। बढ़ते प्राइसेस को देखते हुए, ध्यान से सुनना, मैंने चेंज किसको करा? चेंज किसको करा? प्राइस। चेंज किसको करा? प्राइस। बढ़ते प्राइसेस को देखते हुए सप्लायर्स ने अपनी गुड्स की सप्लाई क्या कर दी? इंक्रीज। क्या कर दी? इंक्रीज। इन दोनों में से फर्स्ट चेंजिंग कौन था? प्राइस। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ठीक। एंड गिरते प्राइसेस को देखते हुए सप्लायर्स ने अपनी सप्लाई भी क्या कर ली? रिड्यूस। तेरा फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही। क्या? कि प्राइस एंड सप्लाई के, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। बट एक बात बता, किसी चीज की मार्केट में ओवर सप्लाई हो रही है, उसका प्राइस गिर जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी ज्यादा एक्सेस सप्लाई होगी तो उसको बेचने के लिए आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? नहीं तो सर पुराना जो सप्लायर है वो आगे बनाकर करेगा क्या? जो एग्जिस्टिंग माल मार्केट में वो तो सेल नहीं हो रहा, तो उसको बेचने के लिए आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? रिड्यूस। तो हमेशा ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, और ये जर्नली जर्नली 100 में से आप ये मान के चले 90% गलत आंसर देंगे इसका। वो कहेंगे सेम तो बात है सर, प्राइस एंड सप्लाई, सप्लाई एंड प्राइस। जबकि रिवर्स केस है। अपवर्ड प्राइम कौन है? सप्लाई। सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस आपके क्या जाते हैं? डाउन। एंड सप्लाई के कम होने से प्राइसेस क्या होते हैं? इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा, उसने प्राइस एंड सप्लाई कहा है या सप्लाई एंड प्राइस कहा है? सेम चीज, सेम चीज। आप दोबारा बताइए, प्राइस एंड डिमांड, इनका कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। क्लियर? एंड सेकंड वर्ड, डिमांड एंड प्राइस का कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। समझ गए वर्ड? अब कैसे देख, प्राइस के बढ़ते हुए डिमांड क्या जाती है? डाउन। एंड प्राइस के गिरते ही डिमांड क्या हो जाती है? अप। अच्छा, अगर लेट इट बी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस भी क्या होते हैं? इंक्रीज। एंड डिमांड के डाउन जाने से प्राइसेस भी क्या जाते हैं? डाउन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में हम रिलेशन में, तुम चेक कर लो यहाँ पे, लॉ ऑफ सप्लाई में भी उसने किसके कंपैरिजन वर्ड कहा था? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कि मैं ये कह सकता हूं कि सप्लाई बढ़ती है किसके चेंज होने से? प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के इंक्रीज होने से। मतलब प्राइस फर्स्ट वर्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो प्राइस एंड सप्लाई का कौन सा रिलेशन हुआ आपका? पॉजिटिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट आगे सर, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, यहाँ पे पढ़िए जी। This supply curve represents positive relation between price of a commodity and its supply. The The slope slope of of a supply curve is positive and it slopes upward from left to right. अपवर्ड्स। सर जो आपने सप्लाई कर्व अभी तक ड्रॉ करी हैं सबके सब क्या हैं? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग बना भी सकते हैं। क्लियर? बनाइए, साथ साथ ड्रॉ कीजिए। नीचे तो सर ऑलवेज क्वांटिटी, साइड पे प्राइस, ये वाई ओ एक्स। क्लियर? अपवर्ड स्लोपिंग है। एंड आपने सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सप्लाई का बनाइए जी फटाफट। क्या चीज? ये जो लाइन बनाई अपवर्ड वाली वो ज्वाइन करेगी? नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं करेगी। अगर देखो जीरो से स्टार्ट होगा तो अल्टीमेट उसको हम टच करवाएंगे, मे बी एक्स एक्सेस या मे बी वाई एक्सेस। बट अगर जीरो से स्टार्ट नहीं है तो वो फ्लोटिंग कर्व ही आप लोगों की बनेगी।
क्लियर। बट इसमें स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सर, इनका लीनियर रिलेशन। जितना सर इंक्रीज हो रहा है प्राइस के अंदर उतना ही सप्लाई के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग टू वर्ड हम यूज करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर। यस प्लीज पढ़िए आगे। स्ट्रेट लाइन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व delta y upon delta x is constant throughout. It means that the change in quantity supplied due to change in price of the goods are in the same direction. आर इन दी, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, आर इन दी सेम डायरेक्शन। सर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, क्लियर, तो उसी पॉइंट से ये वर्डिंग उठाई गई कि अल्टीमेटली सर ये सेम प्रोपोर्शन में, सेम, अच्छा वर्ड है सेम प्रोपोर्शन में, एग्जैक्ट जितना चेंज आपका किसमें आ रहा है, प्राइस के अंदर आ रहा है, उतना ही चेंज अगर किसके अंदर आए, सप्लाई के अंदर आए, तो दैट इज कॉल्ड एज एक लीनियर सप्लाई कर्व। लीनियर कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कह लीजिए। क्लियर। yes, here slope of supply curve from point A to B is same as it from point B to C and so on. clear। मैं इसकी डायग्राम ही नॉर्मली देख रहा था, एक बार आपको मैं पॉइंट्स भी क्या करवाता हूँ, मार्क करवा देता हूँ यहाँ, तो उधर की आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए जी, ये रखा, ये रहा। अब यहाँ पे आप इसके थोड़े से ना पॉइंट्स मार्क कर लीजिए एक बार। क्लियर। एक बार पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, जैसे लेट इट बी सर ये वाला, थोड़ा सा ना गैप बिल्कुल सेम सा रखना, कहीं ऐसा ना हो कि गैप आप लोग कम कर दो। एंड यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे दिस इज ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सप्लाई कर्व पे जो पॉइंट्स हैं, ये इनकी बात कर रहा था। क्लियर, कि अल्टीमेट सेम प्रोपोर्शन सेम डायरेक्शन में चेंज होना। क्लियर। क्वांटिटी की अगर नीचे बात करो सर, इसको 1 2 3 4, एंड इधर से प्राइस 10 20, ये कौन सा था आपका 30। क्लियर। एंड इधर क्या है 40। क्लियर। थोड़ा सा एक बेटर प्रेजेंटेशन दे देते हैं, सो दैट कि जो सामने आपने वर्डिंग लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग टू एक बार क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्लियर, यहां तक डन जी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आगे आती है सर कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला। सर देखो कर्व्ड लाइन या हाइपरबोला कब बनेगी, जब प्रोपोर्शन आप लोगों का सेम नहीं होगा। डायरेक्शन तो यूजली सेम है कि प्राइस के बढ़ने से आपकी सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, वो तो कॉमन थिंग है, वो तो वही रहेगी। बट सर द मेन थिंग इज कि जब प्रोपोर्शन सेम नहीं होता तो वहां पे आप लोगों की जो कर्व है वो एक हाइपरबोला में चलती है। जैसे द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व दैट इज delta y over delta x is continuously वर्ड क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग एज इट इज अ कर्व। जहां पे तुमने वर्ड क्या कहा था, सेम डायरेक्शन सेम प्रोपोर्शन, यहां पे क्या है सर, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्लियर। हेयर द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोप मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। क्लियर। तो यहां पे आप लोग कर्व बनाइए, यहाँ पे भी सेम y o x क्वांटिटी प्राइस s s दैट इज सप्लाई कर्व। ये आपका क्या हुआ सर, यूनिट 1 एट प्राइस 10। क्लियर। नेक्स्ट आगे यूनिट 2 एट प्राइस 20। यूनिट 3 एट प्राइस 30। सेम प्रोपोर्शन हो गई। सेम प्रोपोर्शन कहाँ है, देख चेक कर, चेक कर चेक कर। अरे 1:10 नहीं, चेंज काउंट कर, जितना यहाँ पे देख, ये जो चेंज है जितना, क्या ये इसके बराबर है, जितना ये चेंज है तेरा प्राइस के अंदर, क्या ये तेरे सप्लाई के बराबर है, बता। लेकिन पहले वाले में तो कितने केस फर्स्ट वाले में चेक कर, फर्स्ट वाले में हर केस पे जितना जितना आप, अरे तुम ये देखो ना चेंज, यहां पे देखिए तेरे प्राइस के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ये प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है ना आपका नॉर्मली। तो यहाँ पे जो आप लोगों का डिफरेंस है, डिफरेंस आप इसको ऐसे करिए ना, यहाँ पे प्राइस क्या कर लीजिए, ये अपन डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लेते हैं, प्राइस लेटेड भी यहाँ पे कितना है आपका
थोड़ा गैप कर लेते हैं 50 ईयर, ठीक है ना। अब वहां पे इनके प्रोपोर्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, और इसको भी आप ऐसे करिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो प्राइस ले ले 25, लेट इट बी, चेंज कर लेते हैं। तभी तो आपकी जो कर्व है वो क्या बनी है सर, एक हाइपरबोला शेप बनी है, क्लियर। तो इसको वर्ड बोलते हैं सर कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा हुआ, पॉइंट ए, और ये पॉइंट कौन सा हुआ, पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। अब जो आप लोगों का पॉइंट ए से बी का है, क्लियर, जो यहाँ पे स्लॉप आपकी पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, वो पॉइंट बी टू सी में क्या करेगी, डिफरेंस क्रिएट करेगी। तभी तो आपकी जो कर्व्ड शेप में बनी है, हाइपरबोला शेप में बनी है, क्लियर। अगर दोनों में आप लोगों का क्या होता, सेम होता, तो पर्टिकुलरली आप लोगों की जो कर्व है वो क्या बनती, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती, कि जितना चेंज आपका सर किस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, उतना ही चेंज, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आपका किस में आ रहा है, प्राइसेस में आ रहा है। फिर तो सर आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता, जैसे आपने अपवर्ड स्लोपिंग पहले बनाया। ये दोनों में जस्ट मेन फर्क है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई में आपने वर्ड क्या यूज किया, कि लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या स्टेट करता है, कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। बट सर यहाँ पे वर्ड एक्सेप्शंस होने का मतलब क्या है, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों का वर्क नहीं करेगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ेगी, यही मतलब हुआ। क्योंकि यूजली लॉ ऑफ सप्लाई ने तो आपको यही कहा था। एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे तेरा ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये जो तेरा लॉ है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं सर, इनकी जो सप्लाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब लेट इट बी, कोई मुझे कितना ही प्राइस क्यों ना ऑफर कर ले, अब जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की फसल जो है जितनी होगी वो उतनी होनी है, वो मेरे हैंड में तो नहीं है ना, वो तो बाय नेचर है सर, क्लियर। तो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स की मैं सप्लाई अपनी ओर से इंक्रीज नहीं कर सकता, बेशक चाहे मुझे कितना ही प्राइस क्यों ना मिले, एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा सर। हो सकता है सप्लाई आपकी कम हो जाए। पढ़िए, द लॉ ऑफ सप्लाई, पढ़ो जी, द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट The मच, law of supply is not much applicable to agricultural products. यस, As their supply depends on nature and they are produced with a time. और सर ये टाइम लैग के ही, मतलब जैसे मान लो फसल जितनी भी होती है आप देखते ही हैं, फ्रूट्स वगैरह लगने में सर तकरीबन 4-5 मंथ 6 मंथ्स, क्लियर। या जो अपनी मल्टीपल क्रॉपिंग जो यहाँ पे चलती हैं, वीट राइस, तो यहाँ पे तो 6-6 महीने का टाइम लैग तो है ना। आज अगर अपन ने सीड लगाया तो कम से कम 5-6 मंथ तक जाके वो प्रॉपरली क्या होगी, बनेगी। और अगर तुम इंस्टेंटली मुझे कह रहे हो सर आपको प्राइस अच्छा दे देंगे तो मुझे प्रोडक्शन करके दे दो, सर बाय नेचुरल प्रोसेस ये ग्रो होती है, मैंने थोड़ी करनी है, कोई मशीन में मेड चीज थोड़ी है कि मशीन में लगाई जी बन के बाहर आ गई। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में आप लोग इंस्टेंटली सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे बेशक आप लोगों के गुड्स का प्राइस क्यों ना क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मान लो सपोज मैंने सर कनक लगाई, क्लियर, या मैंने अपने राइस की जो फसल है वो करी, बट सर राइस लगाएंगे तो जाके 4-5 महीने में वो प्रॉपर एक फसल बनेगी, क्लियर। देन उसको हार्वेस्ट प्रॉपर वे से किया जाएगा, एंड इतने पे मान लो आपके जो राइस के रेट हैं, वीट के जो रेस प्राइस हैं, वो क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। तो क्या मैं इंस्टेंटली कोई वीट की क्वांटिटी या राइस की क्वांटिटी क्या इंक्रीज कर सकता हूँ, नहीं सर। नेचुरल प्रोसेस है, बाय नेचर ये क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो मैं इंस्टेंटली, बेशक उस टाइम पे मार्केट में रेट आपका तेज क्यों ना चल रहा हो, मैं सर इनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। पढ़िए, इफ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, यस, The production is low, then supply of goods cannot be increased. इवन द प्राइसेस, जितना मर्जी प्राइस हाई हो जाए सर, आप अल्टीमेटली इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड बाय क्या है, नेचर। नेचर पे डिपेंड करेगा सर, जैसी फसल होगी मे बी कम हो या ज्यादा हो। अच्छा, कई बार अपन नॉर्मली सुनते नहीं सर, न्यूज़पेपर में नॉर्मली आता है कि इस बार का तो फसल बड़ी अच्छी निकली, ठीक है ना। और जैसे अभी विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स में जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, कनक उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी।
समझ गए ना। और जैसे ये चावल के केस में होता है, जितनी ज्यादा बारिश पड़ेगी उतना ज्यादा राइस का दाना अच्छा होगा। तो ये तो सर बाय नेचर डिपेंड करती हैं, ये नेचुरल ग्रोइंग आइटम्स हैं, इनकी मैं अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। हाँ, बट जो मैन मेड है, जो मैन मेड है, मशीन मेड है, उनकी सप्लाई मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई प्राइस क्या दे, अच्छा दे। बट सर ये बाय नेचर वाले हैं, इन पे लॉ ऑफ सप्लाई आपका वर्क नहीं करता। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, पेरिशेबल मीन्स जो टाइम के साथ क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यही वेजिटेबल्स की एग्जांपल है सर, आपने देखा होगा यूजली स्टार्टिंग में मॉर्निंग जब दुकान ओपन की जाती है तो सारे वेजिटेबल्स वाले क्या करते हैं, महंगा रेट चार्ज करते हैं, क्लियर। बट डे बाय डे जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, क्लियर, शाम तक जाते जाते वो क्या करते रहते हैं, रेट अपने डाउन करते रहते हैं, कि अगर मान लो कोई कम रेट भी दे रहे हैं ना तो भी बेच दो। मैं कहा सर एक बात बताओ, तुमने तो क्या कहा था कि सेलर तो अपना प्रोडक्ट तब बेचेगा जब प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे। क्लियर, कि आपकी ओर से सप्लाई तो कब इंक्रीज होगी, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे। आप तो फिर भी सप्लाई कर रहे हो, जबकि आपको रेट क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। कहता सर समझो ना कि मेरी जो गुड्स हैं वो नॉर्मल गुड्स नहीं है, वो कौन सी गुड्स हैं, अगर ना बेची तो वो पड़ी पड़ी वैसे ही क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया कुछ तो मिल रहा है सर, बेच दो, निकाल दो। क्लियर। अब अल्टीमेटली यस, एज दिस गुड्स As these goods cannot be stored for a long time, so even if their price falls, the seller would like to sell you. बिल्कुल सर, उस केस में क्या होता है, जैसे आपने कभी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में तो मोस्ट लगती है, डायरी प्रोडक्ट्स में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप लोगों के जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके केस में तो मोस्ट कॉमन चलती है। सामने वाला पर्सन कहता है निकाल दो यार, पड़े पड़े वैसे भी चीज क्या हो जाएगी, खराब ही हो जाएगी। अब जैसे एप्पल है सर, एप्पल की शेल्फ लाइफ है, अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, ठंड में रखा जाए, तो उसको कुछ भी नहीं होता, 6 6 महीने कुछ भी नहीं होता। मोस्टली आपने देखा होगा कभी अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने जाते हैं, जब भी वो एप्पल रखा होता है, एप्पल ठंडा सा होता है सर। वो नॉर्मली जो नई पेटी सी वो खोलते हैं, नया बॉक्स जो ओपन करते हैं वो ठंडा सा होता है, क्योंकि वो कहाँ से लेके आ रहे होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में से उसको निकाल के रखे होते हैं। समझ गए ना, फ्रीजर में लगा रखे होते हैं, क्योंकि सर एप्पल ठंड में बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। वही अगर बनानास हैं, बनानास की शेल्फ लाइफ नहीं होती, बनानास की मैक्सिमम शेल्फ लाइफ क्या है, 1 या 2 दिन। अगर उसको टाइमली सेल नेक्स्ट आगे ना किया प्रॉपर वे से, तो वो पड़े पड़े वैसे भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं अल्टीमेट सर, जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जिनको टाइमली सेल करना मैंडेटरी है। इवन तुम प्राइस नहीं देखोगे वहां पे कि प्राइस आपको इंक्रीज मिल रहा है या डिक्रीज मिल रहा है, हम कह रहे हैं सर इसको निकाल दो, बेशक प्राइस क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो फिर आपका लॉ ऑफ सप्लाई तो यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया ना। तुम तो कह रहे थे कि सर प्राइस के बढ़ने से तुम सप्लाई करते हो, यहाँ तो प्राइस के डाउन जाने पे भी तुम सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी तो देखो ना, गुड्स कौन सी हैं, पेरिशेबल नेचर। क्लियर। सो इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स द सेलर वुड लाइक टू सेल मोर। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ, हाँ जी पढ़िए, supply of rare goods which are scarce in nature. स्कार्स Like मीन्स लिमिटेड। यार जो अपने आप में क्या है सर, लिमिटेड इन नेचर है, लिमिटेड इन नेचर है, लाइक कॉस्टली पेंटिंग्स, रेयर क्वाइंस एक्सेट्रा कैन नॉट इंक्रीज इवन इफ देयर प्राइसेस आर इंक्रीज। अरे रेयर है इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं और ले आऊंगा। अब जो जैसे मान लो रेयर क्वाइंस हैं, किसी के पास पुराने कोई पुराने पुराने क्वाइंस पड़े होते हैं, कलेक्शन होती है सबकी, है तो एक के पास ही है ना। अगर मान लो सामने वाला पर्सन क्या कह दे कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तू मुझे एक और दे दे, मैं कहा सर एक और का सवाल ही नहीं है, मैं सप्लाई कैसे बढ़ा दूं, मेरे पास आइटम ही एक है। तो जो पर्सन मुझे अच्छा प्राइस देगा, मैं तो जस्ट उसको वन टाइम ही क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, बट इनकी सप्लाई मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, रेयर है। आगे डिस्पोजल ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, stock. ओल्ड स्टॉक। ओल्ड स्टॉक मतलब पुराना माल। पुराना माल तो सर निकलता ही कैसे है, प्राइसेस डाउन करके। देख तू फिर भी बेचने को रेडी है, आप फिर भी वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। पढ़िए, इन ऑर्डर टू क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, यस, Sellers increase supply even if the prices are low. अल्लाह कहता है निकालो स्टॉक क्लियरेंस करो सर, खत्म करो इसको। वर्ड लिख सकते हो आप, स्टॉक क्लियरेंस लिख लीजिए यहाँ पे, कि जैसे आप लोगों की स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है ना, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेस। क्लियर। इफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर,
अगर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आप लोगों के क्या हैं, लिमिटेड हैं, then production and supply of goods cannot be increased even if the prices are, इसको ना वो लिख लीजिए आप, शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट सप्लाई ऑफ जैसे रॉ मटेरियल। अब अल्टीमेटली सर एक बात बताओ, जब रॉ मटेरियल जिससे वो चीज बननी है, अगर वो रॉ मटेरियल ही किसमें है, शॉर्ट सप्लाई में है, मेरे फिनिश्ड प्रोडक्ट का कोई कितना मर्जी प्राइस दे दे, मैं सप्लाई उसकी इंक्रीज ही नहीं कर पाऊंगा। उसका कारण क्या है? सर रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। आप मुझे फिर कह रहे हो 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, बना के दे दो। मैं कह सर रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास जिससे वो चीज हमने बनानी है। अब जैसे आजकल गाड़ियों के केस में चल रहा है, ऑटोमोबाइल्स के केस में चल रहा है, जो गाड़ियों की शॉर्ट सप्लाई हो चुकी, फिर जैसे आप कोई भी गाड़ी बुक करवाने जाते हो, कम से कम 4-4 महीने, 5-5 महीने, किसी की तो साल साल की बुकिंग चल रही है। उसका कारण क्या है? एक तो एक्सेस डिमांड, एक तो एक्सेस डिमांड की मार्केट में से क्या है सर, डिमांड बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, और ऊपर से जो बेसिकली चिप होती है जो गाड़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो चिप कहां से आती है सर? चाइना से। क्लियर? चाइना से वो चिप ही नहीं यहाँ पे आ रही इंडिया में, उतनी ही गाड़ियां यहाँ पे क्या बन रही हैं, कम बन रही। अब आपा कह रहे हैं जी, मैं कहा मेरे से 50,000 एक्स्ट्रा ले लो, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो, गाड़ी मुझे दे दो। कहता सर गाड़ी बननी भी तो चाहिए ना, बनेगी कैसे अगर वो चिप आएगी जिसके बेसिस पे हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है सर, क्या करें? अब जैसे बैकएंड पे एक बार क्या हो गया था, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बड़ी कम हो गई थी। क्यों? सर वहां पे प्रोडक्शन उसकी बंद हो रही है, कोल की क्या आ गए थे, क्राइसिस आ गए थे। क्लियर? अब कोल के क्राइसिस आना मतलब बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो बंद हो गई। आप कह रहे हैं बिजली दे दो, चाहे रेट महंगा ले लेना, बिल एडवांस ले लेना, तुम चाहे जितने मर्जी प्राइसेस क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, जो मर्जी कह दो, सर सप्लाई इंक्रीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं, गुड्स ही नहीं है। तो यहाँ पे तेरी अल्टीमेट लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कि सर यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ जी अपूर्व, सप्लाई कर्व, पढ़ना अपूर्व। मूवमेंट्स अलोंग अ सप्लाई कर्व, when quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price, अंडरलाइन द वर्ड ड्यू टू चेंज इन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑन प्राइस। ये तो डिमांड के अंदर भी आपने रीड आउट किया था, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मूवमेंट और एक होता है शिफ्टिंग। मूवमेंट जो होती है वो होती है ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Clear? Yes, assuming other things being equal, yes, it is known as, what क्या लिखा हुआ है, change in quantity supplied. Clear? It is represented by, और सर इस केस में सप्लाई कर्व अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ उसी कर्व पे वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और ये दो तरह की होती है सर, इट इंक्लूड्स, नंबर वन इज एक्सटेंशन, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक्सटेंशन मीन सप्लाई का इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मीन सप्लाई का, उसका कारण क्या होगा, बढ़ते प्राइसेस के कारण सप्लाई आपकी क्या करती है सर, इंक्रीज, एंड प्राइस के डिक्रीज होने के कारण सप्लाई भी क्या करती है, डिक्रीज। इसी को इन्होंने दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, थोड़ा आगे आगे चलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यस पढ़िए, व्हेन अदर थिंग्स being equal, quantity supplied of a commodity rises, underline, commodity rises due to rise in its price, मतलब सर प्राइस के बढ़ने से अगर सप्लाई इंक्रीज हो, प्राइस के कारण, नॉट अदर फैक्टर्स, सिर्फ प्राइस के कारण, इट इज टर्म्ड एज, उसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ शुगर राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। जैसे जब प्राइस आपका 4 था तब आप कितनी क्वांटिटी देते थे, 20। जब प्राइस आपका कितना हो गया, 8, आपने क्वांटिटी कितनी कर दी, 40। क्लियर? अब रेफरिंग टू द अबव टेबल, यहाँ पे डायग्राम खुद बनाइए, बनाइए जो डायग्राम, साइड पे सर प्राइस, नीचे क्वांटिटी, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, एंड यहाँ पे सर ये आप लोगों की सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। जब प्राइस आपका 4 था
क्वांटिटी आपकी कितनी थी 20, जब प्राइस आपका कितना हुआ 8 हुआ, तो क्वांटिटी आपकी कितनी हुई सर 40, 20 प्राइस 4 एंड 8। क्लियर? इसको हम वर्ड बोलते हैं। पहले आप कौन से पॉइंट पे थे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। पहले हम लोग कौन से पॉइंट पे थे, पॉइंट ए, एंड अब कौन से पे हैं, पॉइंट बी। क्लियर? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज, इसको वर्ड बोलते हैं मूवमेंट। इसको वर्ड क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व। कि हमने नई सप्लाई कर्व नहीं बनाई, उसी सप्लाई कर्व पे हम क्या करें, मूव करें, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व। क्लियर? यस, रेफरिंग टू द अबव टेबल, पढ़िए जी। It is clear that the price rises from 4 to 8 per unit. Quantity supplied rises from 20 units to 40 units. Yes, it is shown by movement from a word क्या लिखा हुआ है, lower to upper on the, main word is on the same। क्लियर? इसको लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास होगा मूवमेंट के अंदर, यहाँ पे आप लिख लीजिए। क्लियर? सेम सप्लाई कर्व का मतलब क्या है, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होगी, उसी सेम कर्व पे, उसी सेम कर्व पे मूव करेंगे। ये अगर तो सर मैं शॉर्ट वर्ड लिखवा रहा हूं, लोअर टू अपर, लोअर टू अपर, तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन, एंड अपर टू लोअर, ऊपर से नीचे, अपर टू लोअर, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसको ना ऐसे थोड़ी शॉर्ट समरी बना लिया करो कि अल्टीमेट मूवमेंट वर्ड आप लोगों ने कब यूज करना है। हाँ जी, यहां तक क्लियर? पहले यहां तक करो एक बार फटाफट जल्दी। लोअर टू अपर अगर होगा तो एक्सटेंशन होगी, एंड अपर टू लोअर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगी। बट द मेन थिंग इज, मूवमेंट के अंदर कभी भी सप्लाई कर्व अपनी जगह चेंज नहीं करती, वही सप्लाई कर्व सेम आप लोगों की रहेगी। क्लियर? इसको वर्ड एक और बोलते हैं, यहां पे लिखा ना मूव करेंगे, दैट इज नो न्यू सप्लाई कर्व, ये जरूर लिख लीजिएगा, दैट इज नो न्यू सप्लाई कर्व, कोई नई सप्लाई कर्व नहीं बनाई जाएगी, वही सप्लाई कर्व आप लोगों के पे पॉइंट्स क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। क्लियर? हाँ जी, डन यहां तक? चलिए, यहां पे सर आपने फर्स्ट पॉइंट बनाया, सेकंड खुद बनाइए, सेकंड ड्रॉ करिए। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग, अगेन वही वर्ड क्या है, इक्वल, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, कमोडिटी का फॉल होना ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज टर्म्ड एज, वही रिवर्स कर दीजिए, पॉइंट आपके सेम रहेंगे सर। एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी, ओ एक्स वाई। एस एस, हम लोग पहले किस पॉइंट पे थे सर, जब प्राइस आपका कितना था 8, क्वांटिटी कितनी थी 40, क्वांटिटी कितनी थी 40, इसको नाम क्या देंगे, ए पॉइंट, एंड आफ्टर दैट जब प्राइस आपका कितना हुआ 4, तो आपने क्वांटिटी क्या कर दी, रिड्यूस। फिर यहाँ पे कलर चेंज, यहाँ पे सर पहले हम कहाँ पे थे, पॉइंट ए, अब कहाँ पे हैं, पॉइंट बी, तो अपर से लोअर पे आना, फिर दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। बट अगेन कोई नई सप्लाई कर्व नहीं बनी, उसी सप्लाई कर्व पे हम क्या करते जा रहे हैं, जस्ट मूव करते जा रहे हैं। क्लियर? पढ़िए, रेफरिंग टू द अबव टेबल, it is clear that Price falls from 8 to 4 per unit. Quantity supplied fall from 40 to 20 units. बिल्कुल, It is shown by movement from upper point A to lower point मतलब A सर on the बिल्कुल क्रक्स लिख के दिए आपको अल्टीमेटली, कि आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये टिल नेक्स्ट टाइम जब तक तुम माइक्रो पढ़ोगे वहां तक तुम्हें क्या आएंगे, काम आएंगे। आपका वो काम ही नहीं करा कि सर अल्टीमेट जिसमें आपको बुक ही नेक्स्ट आके कॉपी करवा दी, वो चीज नहीं, उसमें से सिलेक्टेड मटेरियल जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट से क्या आएगा, काम आएगा, एग्जैक्टली वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है।
इसके बाद अगर हम लोगों ने कुछ करना है तो बुक के जो पीछे एक्सरसाइज होगी, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे डे बाय डे। रिवीजन करने के बाद, टॉपिक रिवाइज करने के बाद, अब जितने भी नेक्स्ट ऑन लेक्चर्स, क्योंकि अपना यही पेंडिंग है, एक दो छोटे टॉपिक्स हमारे और पेंडिंग है, क्लियर। उसके बाद बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी आप यहीं पे, जैसे वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, आजकल ये बहुत आने लग गए। एक वो चलते हैं आप लोगों के असर्शन एंड रीजन बेस्ड, क्लियर, या जिसमें स्टेटमेंट वन एंड ट्रू, क्लियर, जो पूछी जाती हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। चलिए, शिफ्ट ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, सप्लाई कर्व, क्लियर। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व दैट मींस जहां पे सप्लाई कर्व अपनी जगह क्या करेगी, चेंज करेगी, क्लियर। यहां पे सर सबसे बड़ा मेन पॉइंट, जो मूवमेंट के अंदर आपने पहला वर्ड लिखा था, क्या लिखा था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वो जो अदर फैक्टर्स थे ना, अदर फैक्टर्स थे, मतलब प्राइस के कारण जो चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। अदर देन प्राइस जो कुछ भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। पढ़िए, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू Change in other factors than price of commodity. क्लियर, It is मतलब not सर a change. प्राइस के अलावा, क्लियर, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, अरे तुमने 7 पॉइंट पढ़े थे, 7 में से एक पॉइंट कौन था, प्राइस पहला, उसको छोड़कर बाकी 6 पॉइंट्स में चेंज आने के कारण, 6 फैक्टर्स में चेंज आने के कारण आपकी सप्लाई में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्लियर। यस पढ़िए, इट इज नोन एज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, चेंज इन सप्लाई। अच्छा, इसको वर्ड बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, क्लियर। यस, फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन सप्लाई of a commodity due to change in technology, price of input, etc. It is of two types. बिल्कुल, Increase in supply, decrease in supply. Increase in supply. yes, when supply of commodity rises due to change in Other factors. अदर फैक्टर्स देन, किसको छोड़कर, प्राइस को छोड़कर, इट इज टर्म्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब सर मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस मेरा क्या है, कांस्टेंट, प्राइस मेरा क्या है, कांस्टेंट, बट सप्लाई फिर भी आप लोगों की क्या कर रही है, इंक्रीज। अब उसका कारण क्या होगा, सर कोई अदर फैक्टर्स होंगे, बट प्राइस तो तेरे सामने पड़ा, प्राइस तो पहले भी कितना था, मान लीजिए तो 10 रुपए प्राइस, आज भी कितना है, 10 रुपए, बट सप्लाई पहले कितनी थी, 20, आज कितनी है, 30। तो ये जो चेंज आया, ये जो चेंज आया सप्लाई के अंदर, ये ड्यू टू किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण, क्लियर, अदर फैक्टर्स के कारण। जैसे आपके सामने एक टेबल पड़ा, ये रहा सर प्राइस आपका 10, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 4, अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 8। मुझे नहीं पता किसके कारण चेंज आया, तो टोटल आपके फैक्टर्स तो कई थे ना सर। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ किसमें, सेट्स, ड्यू टू किसके कारण, मैं कहा जी पहले भी तो एलजी का टीवी उतने का ही आता था, आता अब भी इतने का ही है, बट पहले से टेक्नोलॉजी आप लोगों की क्या हो चुकी, अपग्रेड हो चुकी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी, जिसके कारण हम लोगों की ओर से सप्लाई, एलजी टीवी की सप्लाई क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई, क्लियर। यस, यहाँ पे आप जो टेबल बनाएंगे, यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे, अब यहाँ पे मेन चीज क्या होगी, मेन चीज यहाँ पे क्या होगी, क्या सप्लाई कर्व अपनी जगह चेंज करेगी, शिफ्ट, मतलब जगह चेंज होएगी, शिफ्ट करने का मतलब, पहले तो क्या था, तुम एक ही सप्लाई कर्व पे थे, बट यहाँ पे ये देख, तुम्हारे लिए मैंने प्राइस क्या कर दिया, पहले कांस्टेंट कर दिया, कि देख ले भाई प्राइस तेरा आज भी क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस के साथ तेरा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेट इट बी सर, पहले सप्लाई कर्व हमारी ये थी, तब हमारी क्वांटिटी, तब हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4, एंड आज, अच्छा दूसरी बात, इंक्रीज कर रही है, तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगी, राइट वर्ड्स, क्लियर, राइट वर्ड्स। तो ये सर आपकी न्यू सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व S1, S1, अब क्वांटिटी यहां पे कितनी होगी सर आपकी, 8। अब ये जो इंक्रीज इन सप्लाई है, इसका कारण क्या है, ये जो इंक्रीज इन सप्लाई है, इसका कारण क्या है सर, ये फैक्टर्स कोई अदर देन प्राइस, कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अदर देन प्राइस हैं, जो इनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली सर उनके उनमें कुछ चेंज आया होगा, जिसके कारण आप लोगों की सप्लाई क्या हो गई, चेंज। बट सर ध्यान रखिएगा, प्राइस देख, प्राइस तेरा वहीं के वहीं कांस्टेंट है, ये एक ना ऊपर लाइन लिख, जहां पे शिफ्टिंग था, शिफ्टिंग का मतलब सर, न्यू सप्लाई कर्व
बनेगी अगर सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, कि अगर सप्लाई में कोई भी इंक्रीज या क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो न्यू सप्लाई कर्व बनेगी। मतलब पुरानी के बदले में एक नया सप्लाई कर्व वहां पे ड्रॉ किया जाएगा। अब सिंपल सी बात, तुमने वर्ड क्या बोला यहाँ पे, इंक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब सर राइट वर्ड शिफ्ट। इंक्रीज होने का मतलब राइट वर्ड शिफ्ट, राइट साइड, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का। क्लियर। चलिए दूसरा वर्ड, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल that a supplier supplies more units at the same price. It is due to change in other factors than price of the commodity. बिल्कुल। इट इज शोन बाय, वर्ड क्या लिखा हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम एस टू एस वन इन द डायग्राम। क्लियर। कॉजेस क्या होंगे सर, एक बात बताओ, अब इसके कॉजेस क्या होंगे। मैं कहा सर प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर थे ना, लाइन बाय शुरू हुई। सबसे पहला सर टेक्नोलॉजी क्या हुई होगी, इम्प्रूव। अब पॉजिटिव सोचना, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई होगी तो कॉस्ट डाउन गई होगी और प्रॉफिट बड़े होंगे, तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। कॉमन सेंस। क्लियर। मैंने वर्ड क्या बोला, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए तो सर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, तभी तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए, तभी तो आप सप्लाई बढ़ा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना, टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दूसरा, रिडक्शन इन किसमें, सेम चीज। अगर फैक्टर प्राइसेस आप लोगों के क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो भी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतना सर आप लोगों के लिए बेनिफिट है। समझ रहे हो ना वर्ड, ये चीज। चलिए नेक्स्ट आगे, डिक्रीज इन द थर्ड केस, Price of competing product, decrease in the price of competing product, it prompts the producer to sell more at किस पे, existing price। existing price पे हम क्या करेंगे सर, उतना ज्यादा सेल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इंक्रीज, हाँ जी, in firms, in number of firms in the industry. नंबर ऑफ फर्म्स आपकी मार्केट में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, उतना आप लोगों का मार्केट में जो उस प्रोडक्ट का शेयर है, उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, वो उतनी ज्यादा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं। क्लियर। एंड शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। देख गोल चेंज हुआ, पहले तुम क्या करते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके कारण तुम सप्लाई क्या करते थे, कम। पर जब से तुमने अपना गोल चेंज कर लिया, जब से तुमने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह कितना कर लिया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर लिया, तो आपका सर सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। समझ गए ना, क्योंकि मैं सेल्स को बढ़ावा दे रहा हूं। आगे नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्सेशन, और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू, सरकार ने टैक्स कर दिए, कम कर दिए, और सब्सिडी क्या कर दी सर, इंक्रीज कर दी। मतलब सरकार भी मदद कर रही है कि आप उन गुड्स की सप्लाई क्या करो, इंक्रीज करो। तो ये सारे फैक्टर्स, बट इसमें ध्यान रखना, अदर देन किसको छोड़ के सर, अदर देन जितने भी कॉजेस पड़े, अदर देन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स आप लोगों के पास आ गए। क्लियर। चलिए लास्ट नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब जब जब सप्लाई डाउन जाए ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फिर प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर्स के कारण अगर मान लो आपकी क्वांटिटी क्या जाती है, डाउन जाती है, सप्लाई डाउन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर। पढ़िए, फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ एलजी टीवी सेट्स ड्यू टू डिटेरियोरेशन इन द टेक्नोलॉजी। होता है सर कई बार टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ये अभी भी पुराने स्टाइल के टीवी बेच रहे हैं, तो कौन खरीदेगा सर, कोई भी नहीं खरीदेगा। क्लियर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, या फिर सर आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना क्या कर गई, स्टार्ट कर गई। देख सिंपल सा वर्ड, मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, जितने भी तुम पॉइंट्स पढ़ रहे हो, अगर एक चीज बता, अगर कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, और सप्लाई इंक्रीज करेगी, हाँ डिक्रीज करेगी। मैं बेचने को रेडी थोड़ी हूँ। जिस चीज पे मार्जिन मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मैं क्यों बेचूंगा। जिस पे मार्जिन मुझे क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। क्लियर। तो ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले सारे केसेस में तुमने क्या पढ़ा, कॉस्ट डाउन जाती, प्रॉफिट अप जाता, और सप्लाई भी अप जाती। अब इसमें क्या पढ़ोगे,
कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर। अब इस पे पहले डायग्राम करिए जी ड्रॉ। प्राइस, क्वांटिटी, ओ एक्स वाई, ये ले प्राइस तेरा कांस्टेंट। अब लेट इट बी S1। लेफ्ट साइड करना ये ध्यान से। पहले आप लोगों की जो सप्लाई थी दैट इज कितनी थी, 8। अब कितनी है सर, 4। क्लियर। तो ये डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज। ये सप्लाई कब आपकी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। यस पढ़िए। इट इज क्लियर From the above table and figure that a supplier supplies less at the same price, it is due to change in other factors than price of the commodity. बिल्कुल। इट इज शोन बाय किसके द्वारा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब सर इसको ना पहले ही हाईलाइट कर लो, डिक्रीज के अंदर यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, कि यहाँ पे जो आप लोगों की सप्लाई कर्व होगी वो कहाँ पे शिफ्ट करेगी, लेफ्ट साइड पे करेगी, लेफ्टवर्ड करेगी। क्लियर। यस प्लीज। इसके कॉजेज क्या होंगे, इस कॉजेज में सर यूज ऑफ, खुद एक वर्ड क्या लिखा हुआ, अब देख कॉमन सेंस है, जितनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तुम लोग क्या करोगे, यूज करोगे, उतनी कॉस्ट कम आएगी या ज्यादा आएगी, ज्यादा आउटडेटेड पुरानी टेक्नोलॉजी है। और वही बात, अगर सी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज एंड सप्लाई, तो कॉमन सेंस में तुम भी तो वर्ड क्या पढ़ रहे हो, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर। सो बेसिकली कॉजिंग अ फॉल इन एफिशिएंसी एंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2 पॉइंट, इंक्रीज इन द, ये भी तेरी कॉस्ट को क्या करेगा, सेम कॉन्सेप्ट। तीसरा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, तेरे कंपीटिंग प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर। बिकॉज इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू रिस्ट्रिक्ट देयर सप्लाईज एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। यस, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सर नंबर ऑफ फर्म्स पहले से क्या कर गई, कम हो गई। पहले मार्केट में 10 दुकानें थी, अब कितनी है, सिर्फ 4 दुकानें। तो सप्लाई पे फर्क तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, मतलब इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। ज्यादा लंबा आपको नहीं दिख रहा कि आप कंटिन्यूटी में रहने वाले हो, आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस किस में है, डेंजर में है, लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट उल्टा क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। देख अगर तुझे होता है ना कि हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन, कि आने वाले टाइम में बिजनेस क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, तो अपन उतनी ही इन्वेस्टमेंट आज बिजनेस में क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में सप्लाई अपनी क्या कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। क्लियर। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म। अच्छा यहाँ पे शिफ्ट क्या होएगा, सेल से प्रॉफिट। क्योंकि जब तक तो तुम्हारा मोटिव क्या होता है, तो वहां पे तो सप्लाई तुम्हारी क्या होती है, ज्यादा। बट जहां पे मोटिव तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पे सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, डाउन। इंक्रीज इन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, नए टैक्स लगा दिए और सब्सिडी हटा ली, तो सर ये भी तो मेरे कॉस्ट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो नेचुरली सर आपकी सप्लाई भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। इसी से मिलता जुलता यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अब पूरा टॉपिक एक्सटेंशन वाला कल करेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट है सर अपना, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग, हो चुका, जस्ट डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या है। क्लियर, कि मूवमेंट एंड शिफ्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लियर। पढ़िए, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, हाँ जी, movement along the supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to change in on price of the commodity. चेंज इन किसके कारण, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बट यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, अदर देन, किसको छोड़ के, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। देख सिंपल वर्ड याद आया, कि मतलब सर ये बताओ इन दोनों में से प्राइस के कारण कौन होता है, मूवमेंट, और अदर देन प्राइस कौन सी होती है, शिफ्टिंग। पहला वर्ड। दूसरा, अदर डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे क्या माने जाते हैं सर, कांस्टेंट माने जाते हैं, और इसमें प्राइस कांस्टेंट माना जाता है। क्लियर। थर्ड, डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट, जिसको तुमने एक्सटेंशन या वर्ड क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। बट इधर वर्ड क्या चलता है, फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट।
फॉरवर्ड मीन्स आगे को बढ़ना, बैकवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड, क्लियर। अच्छा इसकी जगह तुम वो भी लिखते हो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व के पॉइंट से, क्लियर। यस, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़िए जी। हाँ जी, is applicable as supply of the commodity responds to its price, बिल्कुल। other things being equal. बट सर इधर लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल एज सप्लाई ऑफ कमोडिटीज अफेक्टेड बाय, किसके कारण? other factors affecting it than its price. And the last one, it is shown by change in quantity supplied in two ways. Number one, extension contraction, और उधर वर्ड क्या चलता है आपका? increase या decrease. Clear है मुझे? टॉपिक इजी है सर, क्लियर। एंड आई थिंक सो इसके ऊपर एक लेक्चर का काम और है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉबेबली बड़े आराम से, ये तो लेंथ थोड़ा ज्यादा पकड़ा हुआ है, क्लियर। मैंने फुल कंटेंट ही इसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो पॉजिटिवली इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़े आराम से, मंडे वाली क्लास के अंदर इसको क्या कर लेंगे सर? कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नहीं, किस संडे में? ओके जी, थैंक्स लॉट। ओके जी।